कोयला खदानों को संभालना, उनका संचालन करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD श्री हरीश दोहन जी, इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय वर्तमान में हालात क्या हैं, तो आम आदमी को परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। हम कोयला खदानों की या कोयले की बात करते हैं, नेगेटिव लाइट में ही दिखाया गया है कि भाई वो मजदूरों की जिंदगी भी बहुत खराब है या एक्सप्लॉयटेशन है, ये है। जो हमारे कामगार या साथी थे पहले, जिन परिस्थितियों में वो रहते थे या कार्य करते थे, आज वो परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो गई हैं। एक कोयला खनिक की जिंदगी कैसी होती है? जनरल असिस्टेंट से लेके और CMD तक सब उस सेम ट्रीटमेंट के हकदार है। 1000 फुट से ज़्यादा गहराई में काम करता है तो निश्चिंत होकर कार्य करता है कि उसके साथ में उसका जो सुपरवाइजर्स हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, वो उसको केयर, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। कितनी मेहनत करके वो कोयला निकाला जा रहा होगा। बाकी लोग जब रेस्ट करते होंगे तो हमारा खनिक उस टाइम भी कहीं ना कहीं अपना मेहनत से राष्ट्र को रोशन करना और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मुझे गर्व है। मैं भी एक खनिक हूँ। एक एक व्यक्ति की चिंता भी करनी है। पूरे भारत का एक तरह से मिनी इंडिया पूरे कोल इंडस्ट्री में रहता है। कोयला खदान उसके काम में क्या है, महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी है? कोल इंडस्ट्री अगर सरवाइव कर रही है तो महिला शक्ति, नारी शक्ति की वजह से ही है। चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके काम में? लैंड, आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। SECL का CSR में या कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या योगदान है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जो पेरेंट्स अकेले पड़ जाते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लान हमारे बिलासपुर में किया है कि वो एक साथ बैठ सकें, एक साथ अपने खेल सकें, बातचीत कर सकें, हंस बोल सकें। अगर किसी एक कामगार की कोई एक कहानी आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें जो ये फौजी की तरह अपने परिवार को और उसको ना देख के, माइंड्स में अगर उसको रिक्वायर्ड है कि 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन रहना है तो अपने काम को कंप्लीट करके ही बाहर आता है। काला पत्थर, गैंग्स ऑफ वासीपुर, कोयलांचल, गुंडे, मिशन रानीगंज, ये तमाम फिल्में और सीरीज हैं जिनकी कहानी कोयला खदानों और उनमें काम करने वाले कामगारों या मजदूरों की जिंदगी के इर्द गिर्द बुनी होती हैं। ऐसा लगता है हमारे फिल्म मेकर्स के लिए कोयला खदान और वहाँ के मजदूरों की जिंदगी काफी एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक होता है, लेकिन असल जिंदगी में, हकीकत में कोयला खदानों को संभालना, उनका संचालन करना, वहां काम कर रहे कामगारों की जिंदगी में एक सार्थक बदलाव लाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। और इस समय जो वैश्विक हालात हैं उसमें ये चुनौती और कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान, SECL यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD श्री हरीश दोहन जी। और हरीश दोहन जी इन दिनों वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि SECL जो मैंने बताया, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी है। बहुत बहुत स्वागत है दोहन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो प्रश्न है, बिल्कुल पूरा राष्ट्र उसमें आज के दिन अफेक्टेड है और हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह सेंसिटिव है। अभी क्लियर डायरेक्शंस हैं कोल कंपनीज को कि आप अपना उत्पादन भी बढ़ाएं और जो पॉलिसीज हैं उनको भी ईज आउट करें ताकि हमारी राज्य सरकार के द्वारा थ्रू हम कोयला जहां भी ज़रूरत है वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर पाएं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में हम लोगों का ये प्रयास है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या घर तक पहुँचें तो कहीं भी अगर ज़रूरत है कोयले की तो वो हम कोयला प्रोवाइड कर पाएं। गवर्नमेंट की अभी यही सोच है। इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय वर्तमान में हालात क्या हैं, कितना सीरियस है? क्या कई बार ऐसा लगता है ना कि हम ज्यादा गंभीर उसको सोच रहे हैं, उतना गंभीर नहीं है, उतने खराब हालात है या नहीं? नहीं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट ने जो असेसमेंट्स हैं, इमीडिएट ऐसे कोई हालात नहीं हैं।
हमारे पास, लेकिन आने वाले समय में अगर ये लॉन्ग टर्म जो वॉर है वो चलता है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, और वो इम्पैक्ट आएगा हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और जो उससे रिलेटेड गैस एंड अदर थिंग्स। तो इन पे जैसे ही इम्पैक्ट आएगा तो जो एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे बहुत सारे ऊर्जा के या एनर्जी के लिए प्लांट्स हैं गैस बेस्ड हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। जो हमारा पेट्रोलियम से जितना भी हमारी इंडस्ट्रीज या बाकी जगह चक्का चलता है वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम लोग उसको मिनिमाइज करें इस इम्पैक्ट को, और कोयले के द्वारा उसकी पूर्ति करें। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अगर शहरों में जो मजदूर काम करते हैं, हम सुन रहे हैं कि भाई एलपीजी नहीं मिल रही है तो अब गांव जा रहे हैं कि वहाँ चूल्हे पर खाना बना लेंगे। तो मुझे लगता है कि वो पुराना एक बैकअप ऑप्शन उनका तैयार है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव लोग हो रहे हैं, इतनी अभी परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और आज के दिन एलपीजी की भी कमी नहीं है, और डोमेस्टिक पे तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। सिर्फ कमर्शियल पे कुछ कंट्रोल अवश्य सरकार ने किया है, तो आम आदमी को परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। क्या बात है। अच्छा हरीश जी, क्या होता है ना, जैसे मैंने कुछ फिल्मों सीरीज के नाम लिए, तो जब हम कोयला खदानों की या कोयले की बात करते हैं तो या तो एक वो बहुत टेक्निकल हो जाता है कि कितना उत्पादन और सब आंकड़ों में चली जाती है बात, जिससे आम आदमी को उतना लेना देना नहीं होता, या फिर जब हम ये क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो इसमें हमेशा आप देखेंगे नेगेटिव लाइट में ही दिखाया गया है कि भाई वो मजदूरों की जिंदगी भी बहुत खराब है, या एक्सप्लॉयटेशन है, ये है। वहाँ क्या काम हो रहा है या क्या मेहनत हो रही है, या उस जिंदगी को बदलने की ओवर द इयर्स कितनी कोशिश हुई, उसकी बात कम होती है। चाहूंगी थोड़ा आप उस पर बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं भी चाहता था कि हमारे जो भी दर्शक हैं या पूरा राष्ट्र इसको समझे। कोयले का जैसे ही नाम आता है वो हम लोग काला पत्थर और उससे शुरू हो जाते हैं। ये अवश्य थी, वो भी दुनिया थी जब कोयला वैसे ही निकलता था, लेकिन ओवर द टाइम्स जो मैनुअल माइनिंग थी बिल्कुल कंप्लीटली बंद है अभी। अब पूरा या तो सेमी मैकनाइज्ड है या मैकनाइज्ड है। अच्छा। हर क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, और जो अंडरग्राउंड में पहले हमारे साथी जाते थे उनके लिए जो सेफ्टी एंड गैजेट्स वो भी पहले उतने विकसित नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। आज के दिन अगर कोई जाता है अंडरग्राउंड तो ही नोज कि वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं। अगर कोई भी चीज़ें परिवर्तन होती हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस अंडरग्राउंड में डेफिनेटली हो सकते हैं, तो वो अप्रीहेंड पहले से हो जाती है। हमारे पास साइंटिफिक टूल्स आज के दिन अवेलेबल हैं। अच्छा। तो आज की माइनिंग एक साइंटिफिक माइनिंग हो गई है, और जो हमारे कामगार या साथी थे पहले, जिन परिस्थितियों में वो रहते थे या कार्य करते थे, आज वो परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज हो गई हैं। हमारे कोल वर्कर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। उनको उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को कंसर्न करते हुए इंश्योरेंस एंड अदर थिंग्स बहुत ही सफिशिएंट है। साथ में जो घर और परिवार बाकी लोगों के लिए वेलफेयर जो स्कीम्स अभी भारत सरकार की तरफ से और कोयला कंपनियों की तरफ से हैं, उनको फ्री एजुकेशन, मतलब स्कूल्स हैं वहाँ पे, फ्री एजुकेशन इन द सेंस नॉट फ्री टोटली बट सब्सिडाइज्ड। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, डीपीएस, डीएवी, सेंट्रल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, सब कुछ अभी कॉलोनीज में अवेलेबल हैं। अच्छा। तो रिमोट एरियाज में रहते हुए भी परिवार, बच्चे पूरी तरह से एजुकेशन के लिए वहाँ पर अपना पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे आज के दिन में जो हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्रॉस भी करते हैं, पास भी करते हैं। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़, पहले जैसे था कि दूरस्थ इलाका है तो कोई एक आध डॉक्टर हुआ तो हुआ, वैसा नहीं। आज हमारे हर एक जोन में बड़े हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं, और हर जो माइंस हैं वहाँ पे एक मिनी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी अवश्य है। हमारे जितने भी कर्मी हैं उनको पूरे भारत में सिलेक्टेड मोस्ट ऑफ द जो बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो ट्रीटमेंट के हकदार हैं। तो आज के दिन वो पीछे नहीं है। जो कोल कर्मी है पहले जो पीछे माना जाता था, या उसका परिवार, उसको बिल्कुल सोचने की या टेंशन दिमाग में नहीं है कि मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, या मेरे परिवार का क्या होगा, या मुझे कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट या ऐसा हुआ तो उसका इलाज कहाँ पे होगा। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसमें बिल्कुल जो सबसे निचले स्तर का जो मजदूर है उसको भी सारे फायदे मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक फर्स्ट जो कैटेगरी 1 हमारा है, जनरल असिस्टेंट से लेके और सीएमडी तक, सब उस सेम ट्रीटमेंट के हकदार हैं।
तो अगर मैं आपसे पूछूं एक कोयला खनिक की जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि जैसे मैं बार बार वो कह रही हूँ ना कि हम लोग तो सिर्फ कंटेंट देखते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं, लेकिन असल में क्या है आज के दिन उनकी जिंदगी? बिल्कुल कोयला बाकी लोगों के लिए जैसे ही कोयले का नाम होता है काला जो पत्थर है उस टाइप की फीलिंग आती है कि काला होता है। और उसके तहत उसके बिहाइंड आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा है कि वो खनिक उसमें कितनी मेहनत करता है। अंडरग्राउंड माइंस की हमारे दो तरह से कोयला भारत में निकलता है, या तो अंडरग्राउंड माइंस के थ्रू या ओपन कास्ट माइंस के थ्रू। अंडरग्राउंड माइंस में जब वो अंडरग्राउंड जाता है तो वो जो आदमी है उसके दिल में ये रहता है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जो कोयला उत्पादन या मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे हमारा जो बिजली है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हर घर में जो सुविधाएं हैं वो उससे बनने वाली हैं। तो उसी शिद्दत के साथ वो जाता है और नीचे जाके जब 300 मीटर नीचे या उससे ज़्यादा भी गहराई में वो काम करता है, 1000 फुट से ज़्यादा गहराई में काम करता है, तो निश्चिंत होकर कार्य करता है कि उसके साथ में उसका जो सुपरवाइजर्स हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, वो उसको केयर, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और ये कमिटमेंट जो है ये हमारे हर वर्कर के साथ होता है। तो वो अपना पसीना बहाता है, मेहनत करता है। मैं तो इसको इस वे में लेता हूँ कि जैसे वो फौजी हमारे पूरी बॉर्डर की हमारी सिक्योरिटी करते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारा खनिक करता है। 24 घंटे कार्य करता है। बाकी लोग जब रेस्ट करते होंगे तो हमारा खनिक उस टाइम भी कहीं ना कहीं अपना मेहनत से राष्ट्र को रोशन करना और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। वाकई। और हम लोग जब महानगरों में बैठे होते हैं, सब कंफर्ट्स में बैठे होते हैं, हम शायद नहीं समझ पाते कि कितनी मेहनत करके वो कोयला निकाला जा रहा होगा। मुझे गर्व है उस इंडस्ट्री से हैं, या मैं भी एक खनिक हूँ, इस पे मुझे पूर्ण रीति से गर्व है। और जिस मेहनत से हमारे पूरे साथी काम करते हैं वो एग्जाम्पल है एक तरह से। ना सर्दी ना गर्मी, बारिश, हर मौसम में कार्य करते हैं। हमारी जो ओपन कास्ट माइंस हैं उसमें बिल्कुल ओपन में रहते हैं। आप 46-48 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते हैं। माय गॉड। बारिश होती है, लोग सोचते हैं कि बारिश है तो घर के अंदर बैठ के पकौड़े चाय पिए, लेकिन हमारे साथी उसमें भी मेहनत करते हैं। और सबका तात्पर्य ये होता है कि राष्ट्र को जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो हमारे कल कारखाने इंडस्ट्री चलती हैं, उनकी पूर्ति हम लोग कर पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड के समय में भी सब तरफ बंदी थी, लोग घरों में थे, लेकिन हमारे जो साथी थे पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। किसी भी दिन कोई माइंस बंद नहीं हुई। अपनी परवाह उन्होंने कम की और पूरे जो राष्ट्र की आवश्यकता थी उसके आधार पे काम किया है। वी आर ऑल प्राउड कि हमारे इतना राष्ट्र की जैसी आवश्यकता है हमारे साथियों ने पूर्ण रीति से उसको पूरा किया है। और मैं सच कहूँ तो हम इतने लोगों के इंटरव्यू करते हैं हरीश जी, लेकिन आपको देख के मुझे महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ एक कंपनी के CMD नहीं हैं। आप शायद बिल्कुल हर कहते हैं ना पर्सन एट द एंड ऑफ द लाइन, उसके लिए महसूस करते हैं, शायद उनके साथ आप इंटरैक्ट भी करते हो। कोई बहुत पर्सनल इंटरैक्शन या कोई एक्सपीरियंस किसी मजदूर कामगार के साथ जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में बस गया है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं ग्रास रूट से जब से ज्वाइन किया कोल इंडस्ट्री, तब से हमारे इनिशियल पीरियड में तो बिल्कुल उनके साथ ही काम करते थे, क्लोजली एसोसिएट होते थे। इतनी आर्डुअस कंडीशंस हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं डेफिनेटली अंडरग्राउंड माइंस में अनसर्टेनिटी भी रहती है, रिस्क भी रहता है। लेकिन आप जाएं वहाँ पे, जब पहुँच जाते हैं तो जो माहौल होता है उसमें कहीं टेंशन नहीं होती। वो लोग एक दूसरे का हंसी मजाक करते हुए और उस रीति से ही काम करते हैं। मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ, आज से 35 साल पहले के आसपास की बात रही होगी।
अंडरग्राउंड माइंस थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चीज़ों को जो पहले से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्योंकि कोल माइंस हैं, अंडरग्राउंड हैं, कोल में हीटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से कहीं पे किस जोन में फायर भी हो जाती है। आज के दिन में बहुत इजी है उसको जानना, पहचानना। तब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो माइन में एक पोर्शन में कहीं पे ये पता चला कि धुआं, अंडरग्राउंड माइन थी, ये कर रहे हैं, तो उसको क्लोज करना था, आइसोलेट करना था हमें। और वो काम डिफरेंट गैलरीज होती हैं, जैसे टनल्स होती हैं, तो उनको मल्टीपल को आपको क्लोज करना पड़ता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट और आपको फास्ट करना है, अदरवाइज वो स्प्रेड हो जाएगी फायर, बहुत हवा उस माइन में चलती है। तो जैसे ऐसी आवश्यकता में जब प्लान किया गया, जो भी लीडर्स थे वहाँ पे और हम भी उसका पार्ट थे, तो लगातार 3 दिन तक जो टीम्स बनी थी, वो ऊपर कोई नहीं आया, वहीं पे लगातार वो 72 घंटे काम किए। जब कंप्लीट उसको क्लोज कर पाए तब वो ऊपर चढ़े। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब आवश्यकता पड़ने पे लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये नहीं देखा कि परिवार वेट कर रहा है, कि बच्चे हैं। बहुत शानदार अनुभव रहे हैं। मैं कोविड का जैसे बताया, उस टाइम पे सब लोग तरफ एक मैसेज था, डर था, भय था, लेकिन हम लोगों ने अपने टीम से बात किया, परिवारों से, महिलाओं से स्पेशली, उनको कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम पूरी प्रिकॉशंस लेके काम करेंगे। उनको मास्क देना, उनको बाकी जो मेडिसिन्स के प्रिपेयरनेस करना, कोई किसी को इम्पैक्ट हो जाता है तो उसके साथ मतलब देना, खड़े रहना। उसी विश्वास की बदौलत हमारे साथी उस टाइम पे काम कर पाए। और सिर्फ साथी नहीं, हमने उस पीरियड में हमारे जो आसपास की कम्युनिटीज थी, क्योंकि बाकी रोजगार नहीं रहते हैं, जो हमारे काम करते हैं लोग, जो अटैच रहते हैं, जो नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद माइनिंग, तो उन लोगों के लिए भी हमारे सब लोगों ने मिल के, इंडस्ट्री एज ए होल तो डेफिनेटली किया ही, उनको खाना पीना देना, उनको दवाइयाँ देना, मास्क देना, या बाकी केयर लेना, वो रेगुलर बेसिस पे हुआ, ताकि आसपास के लोग भी जुड़े। और वो भी उसके बाद जैसी आवश्यकता थी, जो कोयले का लक्ष्य था, सब ने मिल के पाया और आसपास के लोगों ने भी इसमें सहयोग पूर्ण रीति से दिया। मैं चाहूँगी एक बार थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि भाई देश की दूसरी सबसे बड़ी कोल प्रोडक्शन कंपनी है SECL, लेकिन जितनी सब आप बात कर रहे हैं, कितने चैलेंजेस हैं SECL के बारे में हम थोड़ा और जानना चाहेंगे। और आपकी जो, आपके साथ साथ जो पूरी लीडरशिप है, आप लोग कैसे ये इंश्योर करते हैं कि भाई कोल का प्रोडक्शन भी ऊपर रखना है, लेकिन जब एक एक व्यक्ति की चिंता भी करनी है, अपनी टीम को संभाल कर साथ लेकर चलना है, तो थोड़ा कंपनी के बारे में और वो आपकी पूरी लीडरशिप की विचारधारा के बारे में बताएं। SECL बिल्कुल भारत के मध्य में स्थित कंपनी है, बिलासपुर हेडक्वार्टर है और दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी है भारत की ये। हम लोग लास्ट ईयर 167 मिलियन टन प्रोडक्शन किया था इसने, और इस बार उससे अधिक ऑलरेडी कर चुके हैं, और आगे भी जो भी लक्ष्य है उसको पाने के लिए हमारे साथी कार्यरत हैं। जहाँ तक ये SECL है, टोटल 2 स्टेट में इसके कार्यक्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। 10 से अधिक जिले हैं, टोटल 60 माइंस में ये माइनिंग ऑपरेशंस आज चल रहे हैं। इतना बड़ा जो एरिया है या वर्किंग है, स्पैन है, उसमें काम करने वाले लोग भी डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट, पूरे भारत का एक तरह से मिनी इंडिया पूरे कोल इंडस्ट्री में रहता है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट सब जगह से लोग कार्य करते हैं, एक साथ मिल के कार्य करते हैं। तो जब ये कार्य होता है तो इसका जो टॉप हम लोग प्लान करते हैं, एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हमारे टीम्स को रहता है। और मैं अपनी कार्य पद्धति बताना चाहता हूँ। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी हमें उसके लिए मोटिवेट किया था कि चिंतन शिविर करें, मंथन करें आप लोग। तो हम लोगों ने अपने ग्रास रूट लेवल तक इन्वॉल्व करके अपना चिंतन शिविर किया।
और जो सुझाव आए कि कैसे हम लोग और आके बेहतर कर सकते हैं, कोयला उत्पादन में अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, या जो भी कार्य हमारा है उसमें हर क्षेत्र में, चाहे वो वेलफेयर अम्यूनिटीज से रिलेटेड हो, चाहे कोयला उत्पादन से, सब मिल के हम लोगों ने मंथन उस पर किया और उस स्ट्रेटेजी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बार क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए लोगों पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाए कि कौन कौन किस क्षेत्र में कैसे कार्य करेगा और किस प्रोजेक्ट को क्या क्या करना है, उस डिजाइन से जब काम करते हैं तो एक क्लैरिटी भी होती है और ट्रस्ट भी होता है, विश्वास होता है अपने टीम के ऊपर कि हाँ, जो टॉप मैनेजमेंट है और बाकी जितना टीम मेंबर्स हैं सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबकी अहमियत उतनी ही है। जब इस क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ काम होता है तो लोग मिल के आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप लगातार माइनिंग इंडस्ट्री से ही जुड़े रहे हैं, आपने करियर पूरा इसी में। जी जी। आपके लिए अगर मैं कहूँ कि हर इंडस्ट्री हमें कुछ सिखाती है, लाइफ लेसन होता है वो, सिर्फ एकेडमिक या प्रोफेशनल नहीं। आपके लाइफ लेसन्स क्या रहे इतने सालों में? सबसे इम्पोर्टेंट जो शिक्षा मिलती है कि हम लोग कैसे एक साथ मिलके जो मिरेकल कैसे कर सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री से सिखाया कि डिफरेंट बिलीफ वाले लोग, डिफरेंट रीजन से आए हुए लोग जब एक साथ मिलते हैं तो उनके साथ कैसे हम लोग सामंजस्य बिठाएं और कैसे उनको एक टीम का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बना के काम करें। तो वो फीलिंग यहाँ से सीखा है कि एकजुट होके कार्य करना और उससे जो रिजल्ट आते हैं वो जब लोगों को मिलते हैं तो डेफिनेटली दे आर मोटिवेटेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे तो यही लगी कि हम लोग एकजुट होके एक मत होके और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जब काम करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट आपकी खदान के जो कामगार होते होंगे वो तो ज्यादातर स्थानीय ही, सब लोकल होते हैं लोग या मजदूर? जो क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है और इसमें सभी जगह से लोग आते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जिनकी जमीनें जाती हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सेपरेट प्रोविजंस है, तो अभी उनकी संख्या डेफिनेटली ज़्यादा है। महिला होने के नाते मुझे हमेशा एक सबसे बड़ी सवाल मेरे मन में रहता है, हम विमेन वर्कफोर्स की बात करें अगर SECL में खास तौर पर, और वैसे भी थोड़ा मुझे आप एक ओवरव्यू दीजिएगा कोयला खदान उसके काम में क्या है, महिलाओं का कितना प्रतिशत भागीदारी है? मैं क्योंकि थोड़ा खतरनाक काम भी है, रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल, आप जो वर्ड बोल रहे हैं इसी के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि कोल इंडस्ट्री अगर सरवाइव कर रही है तो महिला शक्ति, नारी शक्ति की वजह से ही है। क्योंकि पहले जब परिस्थितियाँ, हमारी टेक्नोलॉजी या बाकी चीज़ें उतनी नहीं थी, तब महिलाएं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी प्रोडक्शन में, बट वो पीछे से जो शक्ति देती थी कि जो मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है, उसमें उसके भरोसे आप जाइए एंड आप सुरक्षित आएंगे कोयला निकाल के। तो नारी शक्ति वहाँ पे भी थी साथ में, लेकिन समय के साथ हम लोगों ने काफ़ी अपने माइंडसेट भी चेंज किया है कि मेल डोमिनेटेड के साथ हमारी फीमेल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कोल इंडस्ट्री के लिए, और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाए हैं। आज के दिन मैं SECL का या कोल इंडस्ट्री का बता सकता हूँ, हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं की भागीदारी है। अच्छा। चाहे वो अंडरग्राउंड में माइनिंग इंजीनियर हैं, अच्छा, चाहे हमारी HR डेफिनेटली हैं, हमारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में टीम में महिलाएं हैं, लीड रोल्स में बता रहा हूँ। फाइनेंस में तो पहले भी थी और दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, संख्या जरूर बढ़ रही है। हेल्थ सेक्टर में हमारे जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ है डेफिनेटली बहुत महिलाएं हैं। हम लोगों ने SECL में एक इनिशिएटिव लिया 2000 इसी फाइनेंशियल ईयर में ही। एक पहली हमने एक हमारी जो मिनी हॉस्पिटल बोलिए, एक डिस्पेंसरी को फुल्ली विमेन हेडेड बनाया है। उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड सभी जो महिलाएं हैं, और वो बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। दे आर गिविंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स। दूसरा हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जो सेंट्रल स्टोर है, जहाँ पे हमारे हैवी मशीन्स चलते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स का मैनेजमेंट का रहता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो पार्ट में भी हमने जो सबसे बड़ा हमारा सेंट्रल स्टोर था, महिलाओं को उसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, लीड रोल से लेके एवरी पार्ट।
तो वो मैनेजमेंट भी दे आर डूइंग सक्सेसफुली। हमारे साथ में जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने एक और प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसी जो वुमेंस डे है 8th को ही हमने एक अनाउंस किया है, धरा शक्ति एक प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया, और उसका जो प्रयोजन है वो यही है कि जो हमारी महिलाएं, चाहे वो लैंड हाउसटीज के तौर पे या डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट के तौर पे हमारी इंडस्ट्रीज में अभी उतने मेजर रोल में नहीं है, हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है। वो उनको जाके मोटिवेट करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम के रोल्स जो हैं, एक्चुअल जो हमारे मशीन्स जो चलाने वाले रोल वर्क में, या फिर हमारी जो मशीन्स का मेंटेनेंस रख रखाव जो करती हैं, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आए। तो ये एक प्रोजेक्ट का अनाउंस ऑलरेडी हम लोग इस वर्ष से स्टार्ट किए हैं, धरा शक्ति, और पूरी तरह मोटिवेटेड हैं कि अभी जैसे हमने ये प्रोजेक्ट लिया है, सेंट्रल स्टोर डिस्पेंसरी, हमारा एक और मिशन हम लोगों ने लिया था, तो आने वाले समय में जो हमारा माइनिंग का की रोल है, जो कोर सेक्टर है, वहाँ पे भी हमारी महिलाएं एक्टिव रहेंगी। और जो 240 टन के डंपर हैं जो आज के दिन सिर्फ पुरुष ही चलाते हैं, वो भी हमारी महिलाएं चलाएं, ये विजन के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। SECL परिवार कितना बड़ा है? हमारे पास टोटल आज के दिन अराउंड 60,000 वर्कफोर्स है, और उसमें से अराउंड 35-36 जो हैं SECL के मेन एम्प्लॉयज़ हैं जो डायरेक्ट रोल पे हैं। साथ में जो हमारे एजेंसीज, आउटसोर्सिंग एजेंसीज काम करते हैं, बैलेंस उनके साथ अटैच हैं, बट दे आर इक्वली पार्ट ऑफ द ऑल फैसिलिटीज आर बीइंग एक्सटेंडेड। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज देश लगभग कितना 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन कर रहा है? 1 बिलियन टन ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा। पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी किए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है राष्ट्र के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं जो ये अचीवमेंट कर पा रहे हैं, इतना जो कोयला उत्पादन कर पा रहे हैं। हमारी ये संभव हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लाए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ में जो क्लियरेंसीज होते हैं, स्टेचुरी क्लियरेंसीज, पहले बहुत रेड टेपिज्म था, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली काफ़ी ईज आउट किया गया है विद मेंटेनिंग ऑल स्टैंडर्ड्स। तो ये बहुत हेल्प किया है इसमें, और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में हम लोग 1 बिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2 बिलियन टन तक जाएंगे। यानी 1 बिलियन मीन्स 100 करोड़ टन उत्पादन भारत आज कर रहा है, और इसको और आगे बढ़ाएगा। और इसमें SECL की क्या भूमिका रहेगी? इसमें SECL की भूमिका आज भी जो हमारे रिजर्व्स हैं 16% के आसपास रिजर्व्स हैं, और पूरे भारत में SECL आज भी 16 से 17% अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और आने वाले समय में ये कंट्रीब्यूशन मोर देन 20% रहेगा। इसी डायरेक्शन में टीम SECL वर्क कर रही है। तो आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का कुल बिजली जो लागत है हमारी, वो कितना कोयले से पूरी होती है? आज के दिन में 70 से 72% जो है बिजली वो हमारे कोयले से ही आती है। अच्छा। हमारे पास अभी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी ये बढ़ रही है, लेकिन ग्रिड की जो स्टेबिलिटी है या 24 आवर्स जो बिजली की उपलब्धता है वो कोयले से ही संभव है। हमारे जितने भी अक्षेत्र आज कार्य कर रहे हैं, उनका भारत सरकार का भी यही डायरेक्टिव है कि हम लोग कोयले को, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स अवेलेबल हैं कोल के, उसको हम लोग निकालें, और ये सस्ता भी स्रोत है। तो इस आधार पे आने वाले समय में और भी कोयला उत्पादन बढ़ेगा, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, मिटिगेशन मेजर्स एंड अदर थिंग्स। एक खदान के बारे में जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी। हम लोग नाम बहुत सुनते हैं क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी खदान है गेवरा खदान, और वो आपके पास है। उसकी थोड़ी कहानी बताएं, उसके बारे में बताएं, और खासकर मैं चाहूंगी जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स है, जिनको शायद नहीं पता होगा गेवरा माइंस के बारे में। नहीं, ये हमारे लिए पूरी गर्व की बात है कि गेवरा खदान SECL के क्षेत्र में है। ये खदान आज के दिन पिछले वर्ष भी 56 मिलियन टन इसने उत्पादन किया है। 56 मिलियन टन? जी, ऑलमोस्ट आधा ही हो गया है। बिल्कुल। सब इसीलिए तो एशिया की सबसे बड़ी माइन। तो इस माइन के जो है वहाँ पे सभी आज के दिन अगर जाएंगे, एक हमारे मन में जो मैं
पुनः बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोयले की बात आती है तो लोग मन में आता है कि मैनुअली काम होता है या छोटी मशीनों से काम होता है, बट घेवरा खदान भारत के लिए भी गर्व की बात है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं थिंक बिग, और उसी लाइन पे ये माइन अपने आप को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। 42 क्यूबिक मीटर के मशीन्स हैं जो कोयला निकालते हैं, और साथ में जो जिस डंपर में वो लोड करते हैं वो 240 टन का कैपेसिटी का है। बड़े बड़े डोजर्स हैं जो इसको मूव करते हैं मटेरियल को। एक एक चीज़ वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है। जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो फुल्ली तरह से एआई बेस्ड है। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है जहाँ पे पूरी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, कहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कहीं पे कोई चीज़ें मिस हो रही हैं तो वहीं से हम लोग देख सकते हैं। साथ में फुल्ली जितने भी प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सभी क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन वहाँ पे किया गया है। तो ये भारत का वही भारत है जो हमारे प्रधानमंत्री जी विकसित भारत जिसकी बात करते हैं, उसी स्टेज पे ये माइन वर्क कर रही है, उसी लार्ज स्केल पे ये काम करती है। 9 किलोमीटर स्ट्राइक लेंथ में हम लोग अपने कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है कार्य ऐसी करने जगह पे कोऑर्डिनेशन काफी चैलेंजिंग होता होगा जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी टीम। डेफिनेटली ये जब तक आप एक क्लियर प्लानिंग आपके पास ना हो, जो हर आदमी जो काम करने वाला टीम का मेंबर है उसको पता होना चाहिए। और जब काम करते हैं तो डिजिटल इनिशिएटिव्स ने ये लाइफ को थोड़ा इजी किया है कि हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। डेली मॉनिटरिंग हम लोग उस लेवल पे करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से आज के दिन जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा इजी हुआ है। अच्छा, एक चीज जैसे हम लोग जो छवि की लगातार बात कर रहे हैं ना, एक छवि सबके मन में ये भी होती है कि माइनिंग से जुड़े जो लोग हैं वो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, है ना। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, उसका जो उत्पादन हो रहा है उससे बहुत सारे काम दूसरे हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो आप SCCL को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ हो रही है क्या, कदम उठाए जा रहे हैं? डेफिनेटली जैसे हमने बताया है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम लोग जो कोयला परिवहन, पहले क्या होता था, फेस से जहाँ से कोयला निकलता है उस जगह से लेके रेल हेड तक ये ट्रक्स के थ्रू आता था। अभी हम लोगों ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी कन्वेयर के थ्रू वो आता है। अच्छा। हम लोग उसको फेस से लेके और रेल जहाँ पे वैगन में रैक में लोडिंग होता है रेलवे वैगन में, वहाँ से लेके कंप्लीट क्लोज कन्वेयर के थ्रू, कवर्ड कन्वेयर के थ्रू आता है। तो पूरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे है ये। दूसरा है जो हम लोग ज़मीन लेते हैं, डेफिनेटली कुछ खेती की ज़मीन होती है, कुछ फॉरेस्ट की ज़मीन होती है। तो जो पेड़ होते हैं हम लोग जितना भी है, जैसे हमने 100 हेक्टेयर लिया तो 200 हेक्टेयर हम लोग प्लांटेशन पहले करते हैं कहीं और। तो वो करते हैं। साथ साथ जो जमीन पे हम लोग कोयला निकालते जाते हैं उस जमीन को भी हम लोग रिक्लेम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। अच्छा। इस वर्ष ही हमने मोर देन 13 लाख प्लांट्स किए हैं और अभी तक 3 करोड़ से ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं। तो प्लांटेशन के क्षेत्र हो या इन्वायरमेंट मिटिगेशन के लिए हमारा जो भी वर्किंग होता है वहाँ पे डस्ट वस्ट ना हो तो उसके लिए स्प्रिंकलिंग अरेंजमेंट है, मोबाइल स्प्रिंकलर्स हैं, फिक्स स्प्रिंकलर्स हैं, ETP हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, यानी जो पानी हम प्रयोग करते हैं उसको ट्रीट करें, गंदा ना हो। हाँ जी। तो ये सारी प्रयास पूरे वहाँ पे हो रहे हैं और चीज़ें ये इम्प्लीमेंटेड हैं फील्ड में। तो पूरी केयर के साथ इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखते हुए ये हम लोग SCCL में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, SCCL सिर्फ एक कोल प्रोडक्शन से अब आगे बढ़कर दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं या रेयर अर्थ है, उसमें भी क्या सोलर एनर्जी कदम रख रही है? बिल्कुल। अभी सिर्फ एक कोल कंपनी SCCL मेन फोकस्ड है और वो आगे भी रहेगा, लेकिन साथ में हम लोग चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी बने। अच्छा। और उसी क्षेत्र में हमारी बहुत सारी पहल हैं। ये भारत सरकार का डायरेक्टिव है कि क्रिटिकल मिनरल्स जो आज के दिन में पूरी तरह से इंपोर्टेड ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पर उसके स्रोत भी कम हैं और जो हैं वो भी हमने टैप नहीं किए हुए हैं। तो हम उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग जो ओपन कास्ट माइंस हैं उसके बहुत सारे जो मटेरियल मिट्टी हटा देते हैं, उस मिट्टी में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं क्रिटिकल मिनरल के तौर पे या रेयर अर्थ एलिमेंट्स के तौर पे।
तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो 7 माइंस को अभी इनिशियल स्टेज में, वहाँ पर हम लोग 600 सैंपल्स कलेक्ट करवाएंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने रेयर एलिमेंट्स हैं। अच्छा। वंस वो प्रूव होने के बाद देन डेफिनेटली इट विल बी ए गेम चेंजर और बहुत सारा हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे आने वाले समय में। इसी तरह से हमारा प्रयास है कि जो आज राष्ट्र को आज भी फेस कर रहे हैं हम चैलेंजेस कि गैस को लेके, तो हम लोग कोल से गैस में कैसे कन्वर्ट हों, हमारे गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट का भी ये प्लान है कि 100 मिलियन टन 2030 तक ये लक्ष्य कोल से गैस को करना है। उसके लिए बहुत 8,500 करोड़ रुपीस का पैकेज भी, इंसेंटिव स्कीम भी गवर्नमेंट ने दिया है। तो उसका फायदा उठाते हुए प्लस राष्ट्र की आवश्यकता को पूर्ति के लिए हम लोग गैसिफिकेशन की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है और फर्दर भी हमारा वर्क इस डायरेक्शन में चल रहा है। सोलर के तहत भी हमारे जितनी माइंस हमारी क्लोज होती जाती हैं, जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे हम लोग सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। अच्छा। तो ये भी गेनफुल यूटिलाइजेशन है और रीपर्पजिंग है। आसपास की कम्युनिटीज़ को भी एक तरह से इन्वॉल्व उसमें करते हैं। तो मतलब आप लोग रिक्लेम भी करते हैं, उसको थोड़ा हरा भरा भी करते हैं और सोलर प्लांट्स, इन पर दोनों पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। अच्छा, एसईसीएल का सीएसआर में या कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या योगदान है, क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे ही हम लोग, आप बोलते हैं कोल इंडस्ट्री जो काम करता है कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र को डिस्टर्ब तो करता ही है, लेकिन साथ में सीएसआर के थ्रू जो भी हमारे आसपास की कम्युनिटीज़ हैं, जो पैप्स हैं, जिनकी ज़मीन जाती हैं या आसपास के गांव हैं, उनके लिए बहुत सारी, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में हो, उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या बच्चों को आगे बढ़ाना हो, तो उस हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक छोटे से बच्चों से लेके हमारे संज्ञान में आया कि जो नवजात कुछ बीमारियां, हार्ट डिजीज, उसके बच्चों में छेद हो जाता है या कुछ इस टाइप के इश्यूज को लेते हुए हमने सर्वे करवाया हमारे आसपास के लोगों का। तो उसमें पाया गया कि बच्चों में ये समस्याएं हैं एंड दे डोंट नो कि इसको आगे कैसे बढ़ें और ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो उसका रीजन ये माइनिंग के एरिया के आसपास होना से है? कुछ नहीं, अच्छा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन ये सब जगह होती हैं, लेकिन हमारे क्योंकि उनको पता भी नहीं रहता और दिक्कत, अवेयरनेस भी नहीं है और ट्रीटमेंट भी नहीं करवा पाते, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया और एक बहुत अच्छी स्कीम हम लोगों ने लाया है। तो उसके तहत हम इन बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके डायरेक्शन में जब देखते हैं उन बच्चों से या उनके माँ बाप से मिलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, अभी तक 180 बच्चों का ट्रीटमेंट हो चुका है एंड वी ऑलरेडी सैंक्शन की मोर देन 300 करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो वो जो मुस्कान उन बच्चों के या उनके माता पिता के चेहरों पे आती है, काफ़ी सेटिस्फाइंग है। इसी तरह हम लोगों ने युवाओं के लिए भी कार्य किया। बहुत सारे जो बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते थे, तो नीट की परीक्षा के लिए हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पूरी कोचिंग करवाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट वो बच्चे कर रहे हैं। गांव के जिनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ऐसे भी कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो काफ़ी अच्छे काम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं हम लोग। हमारे जितने गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करने में भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे सेंसिटिविटी जैसी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाना हो या कैरियर बिल्डिंग हो, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट है, बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि उनको कैसे हम लोग अपने पैरों पे महिलाएं भी आगे खड़ी हों। साथ में बिलासपुर हमारा हेडक्वार्टर है, तो हम लोगों ने इस वर्ष ही वहाँ पे मोर देन 60 करोड़ की स्कीम्स लाए हैं और वो स्कीम्स बहुत ही सेंसिटिव में ऐसे टॉपिक्स पे हैं जो शहर को कैसे क्लीन रखना है, प्लास्टिक फ्री रखना है, उनकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करना है। साथ में हमने सैंक्शन किया है कि आज के समय में अगर देखें हम लोग, तो बच्चे, पूरी फैमिलीज ऐसी हो गई हैं जो या तो पेरेंट्स हैं या एक दो बच्चा है, तो बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं वो अपनी जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं। तो पहले आश्रम या वृद्धाश्रम होते थे, तो वो उन लोगों के लिए होते थे जिनको बच्चे निकालते थे या और कुछ है। लेकिन आज एक आवश्यकता हो गई है कि जो पेरेंट्स अकेले पड़ जाते हैं उनके लिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लान हमारे बिलासपुर में किया है कि वो एक साथ बैठ सकें, एक साथ
अपने खेल सकें, बातचीत कर सकें, हंस बोल कम्युनिटी सकें। लिविंग जिसको। हाँ, तो वो पार्ट के लिए एक हम लोगों ने किया है। और जो हमारे डेफिनेटली फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट करें। आज मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, मैं बार बार मतलब ये सोच रही हूँ कि इतने लोगों के हम इंटरव्यू करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि लीडरशिप रोल में हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है सख्त होते होंगे लीडर्स, लेकिन आपके अंदर एक इतना मैं सेंसिटिव साइड बार बार महसूस कर रही हूँ। जब भी आप अपने टीम के बारे में या कामगारों के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लग रही है। SECL का IPO प्रपोज्ड है, कहाँ अब आप आगे जर्नी देख रहे हैं कंपनी की? बिल्कुल, IPO प्रपोज है, गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। और इसका पर्याय यही है जो अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये कोयला कंपनी है, इसको बहुत आगे बढ़ना है और साथ में डाइवर्सिफाई भी करना है। उसके लिए पूरे इनिशिएटिव्स इसके थ्रू हम लोग लेंगे। तो डिफरेंट JVs जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे और जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है उसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। ये डायरेक्शन में SECL को जो नया दौर आ रहा है, जो वर्ल्ड के साथ मिलके जो रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ कोयला कंपनी नहीं, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी हम लोग बनाना चाहते हैं। और इसी मिशन के तहत ये भी एक स्टेप है लिस्टिंग का। और मुझे पूर्ण रीति से विश्वास है कि इसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलेगा। हमारे पास SECL में आज के दिन जो रिसोर्सेज हैं, कोयले की डिफरेंट ग्रेड्स होती हैं, तो हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम है। G3 ग्रेड से लेकर G15 ग्रेड तक हमारे पास कोयला उपलब्ध है। यानी कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट लेवल्स के जो कंज्यूमर्स हैं, किसी को हाई ग्रेड कोयला चाहिए, किसी को लोअर ग्रेड चाहिए, उस सब की पूर्ति SECL कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये उनकी नीड्स को फुलफिल करेगा। और जो फ्यूचर ग्रोथ है, चाहे हमारे इंटीग्रेटेड कोल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स आने हैं, गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स आने हैं, उनको भी ये सप्लीमेंट करेगा। मैं ना अंत में हरीश जी चाहूंगी कि जो भी ये पॉडकास्ट देखे उसके ध्यान में ना, उसके जहन में वो एक कामगार ज़रूर हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोग सोचते भी नहीं उनके बारे में। और SECL सिर्फ एक कोल प्रोडक्शन कंपनी की तरह हम ना देखें, बल्कि देश के जो विकास की एक यात्रा चल रही है उसमें हमें उसकी भूमिका दिखाई दे। अगर किसी एक कामगार की कोई एक कहानी आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें जो हमारे साथ रहे और हमें याद दिलाते रहे कि देखिए कोई है जो इतनी मेहनत कर रहा है। हर कर्मी पूरी हम जो टीम का है वो पूरा शिद्दत और मेहनत के साथ कार्य करता है। लेकिन जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती हैं तो अगर आप इंडिविजुअल में भी बात करें तो वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन उस कोल कर्मी में है कि वो फौजी की तरह अपने परिवार को और उसको ना देख के, वो माइंड्स में अगर उसको रिक्वायर्ड है कि 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन रहना है, तो अपने काम को कंप्लीट करके ही बाहर आता है। तो ये कमिटमेंट हमारे साथियों का है। मैं अपने सभी दर्शकों से एक चीज़ जो आपने बोला है, और मैं बिल्कुल प्राउडली गर्व होता है कि मैं भी एक खनिक हूँ, और वो ये है कि जब भी आप देखें खनिक के बारे में, जो कोयले के बारे में विचार हो, तो ये ज़रूर सोचें कि जो ये बिजली मेरे घर में चल रही है, जो मेरा फ्रिज चल रहा है, AC चल रहा है, जो फैसिलिटीज़ मेरे पास हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, ये उस खनिक की पसीने की जो मेहनत है, वो मेहनत जो अपना पसीना बहाता है, ये उसकी मेहनत की बदौलत ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं 70 से 72% कंट्रीब्यूशन कोयले का है, जो एनर्जी मिल रही है। तो हर चीज़ आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेटेड है, और कोयला उद्योग का या खनिक का उतना ही उसमें बहुत योगदान है। थैंक यू। डेफिनेटली आपने जो ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने खनिक की बात आप पूरे देश के अपने दर्शकों के सामने रख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश दुहान जी, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, और वाकई एक बहुत इमोशनल साइड से हमारा परिचय कराने के लिए। थैंक यू।